welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने हमारे इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे। आज हम उसी के नीट पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, देन हम जेई मेंस के और उसके बाद हम जाएंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप इसके सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे, देन आप क्वेश्चन पे आए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबोव द लिक्विड इज कांस्टेंट। क्या कहा? देखो, जब हमने लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम यानी कि हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम में देखा था लिक्विड से गैस में कन्वर्जन और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन, ये हमारा था लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इन्होंने कहा जो वेपर का प्रेशर होगा अबोव द लिक्विड वो कांस्टेंट होगा। यदि प्रेशर, बात करें वेपर प्रेशर कांस्टेंट, कब होगा वेपर प्रेशर कांस्टेंट? देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन में गिवन है, उसके बारे में हम बात करेंगे मेनली। टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर पे देखो, यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, यहाँ पे टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दे, किस में है? लिक्विड। अब हमें पता है लिक्विड ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड होगा वो वेपर्स में कन्वर्जन होना स्टार्ट कर देगा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होंगे। जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो लिक्विड वाटर होगा वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा वेपर्स फॉर्म में, यानी कि जो हमारे कंटेनर की वॉल होंगी वहां पे चिपकना स्टार्ट कर देगा। अब देखो, ये तो हमारा था वाटर, अभी तक ये था। अब हम बात करें वो क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, पूरे में वेपर हमारे क्या हो गए, वेपर कितने हुए? ज्यादा हुए, यानी कि वॉल्यूम क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है? यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम होगी ज्यादा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो इस पे हम क्या लगाएंगे? वॉल्यूम कम करने के लिए प्रेशर लगाएंगे, यानी कि प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि इसका मतलब हुआ टेम्परेचर इंक्रीज है तो यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा लगाएंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। बट हमें क्या चाहिए? वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होगा? जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारा वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या कहा? ये हमारा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, लिक्विड हमारे पास है, यदि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है या फिर कोई भी लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी थिंग्स है, हमने उसे टेम्परेचर ज्यादा, उसके वेपर्स फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर्स फॉर्म क्या होगी? ज्यादा एरिया लेंगी, यानी कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी लिक्विड के कंपैरिजन, वो वेपर की वॉल्यूम ज्यादा होगी लिक्विड के कंपैरिजन में। यदि हम इस पे क्या लगाएंगे? वॉल्यूम कम करने के लिए प्रेशर की नीड होगी, क्या लगाएंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यहाँ क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट हमें देखो क्वेश्चन में गिवन है वेपर प्रेशर हमारा कांस्टेंट कब होगा? कांस्टेंट तब होगा जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि वेपर प्रेशर भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रिया आर गिवन बिलो। देखो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो इक्वेशन गिवन है। हमें यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है 3a2 + b2, ये है इक्विलिब्रियम के साइन है, जहां भी ये दिखे वो इक्विलिब्रियम के साइन है। ठीक है, समझ जाना। हमें मिलेगा 2a3b जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1। जो सेकंड इक्वेशन हमारी है a3b इक्विलिब्रियम 3/2a2 + 1/2b2 जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K2। अब हमें इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में हमें रिलेशन बताना है। देखो कैसे करेंगे हम इनको इक्वल। यदि हम बात करें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमारी
फर्स्ट इक्वेशन है, यदि हम इसे इधर लेके आए, क्या करें, इसका रिवर्स करें, 2a3b को इधर लेके आए और इसको इधर लेके आए, तो कैसा होगा। बात करें हम इक्वेशन फर्स्ट की, 2a3b हमें मिलेगा 3a2 प्लस b2। ये हुआ, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स किया है। अब देखो पहले इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो था k1, अब इसको रिवर्स कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/k1, ये होगा। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है मॉडिफाइड फॉर्म में, और ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम बात करें, यदि हम दोनों इक्वल हैं, अभी तो इक्वल है नहीं, यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, डिवाइड बाई 2 दोनों साइड, ऑन बोथ साइड, यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से करेंगे तो 3/2 होगा, ये होगा हमारा a3b इक्विलिब्रियम, 3/2 a2 प्लस इधर 2 से करेंगे तो 1/2 b2, 1/2 b2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। पहले हमने इसे रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा 1/k1। अब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आएगी इक्वेशन फर्स्ट मॉडिफाइड रूप में। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वल है, बट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/k1 तो था यहां तक, तब रिएक्शन को हमने रिवर्स करवाया था। अब हमने इसे 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है तो इसका इक्विलिब्रियम होगा k1 रूट, ये होगा क्या कि हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। यदि हम, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी रिएक्शन को तो वो उसका अंडर रूट में जाएगा, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा उसका स्क्वायर, यानी कि पावर में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा k2 हमारा इक्वेशन सेकंड का है, दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं k2 इज इक्वल टू 1/√k1। ये होगा इनके बीच का रिलेशन। समझ में आया क्या है, हमें दोनों इक्वेशन जो हमें गिवन है उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन बताना है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसे देखो, यदि हम उसे रिवर्स कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन जैसा कुछ कुछ दिखेगा। अब देखो उसे रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसका रिवर्स हो, यानी कि उसका इनवर्स हो जाएगा। यदि हमने रिएक्शन को रिवर्स किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसका इनवर्स हो जाएगा, 1/k1 हो गया। अब क्या किया हमने, इनको इक्वल करने के लिए इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को, या फिर आप इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड नहीं करोगे तो आप इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वही आएगा। इसे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल होती, ठीक है। तो हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया 2 से, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया आएगा वो होगा 1/√k1, ठीक है। यदि हम इक्वेशन सेकंड को इसे ना करके इसे हम मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम था k2 वो होता, मल्टीप्लाई किया है तो पावर में k2 का स्क्वायर हो जाता, फिर k2 का स्क्वायर हो जाता, तो इनका रिलेशन बताते हम, k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k1, ये होता। अब ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है, अब देखो इनमें से कोई, दोनों सेम बात है। अब ये देखो इक्वेशन में हमें ऑप्शन में दिख रहे हैं क्या है, k2 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, k2 इज इक्वल टू 1/√k1, ये रहा ऑप्शन डी, जिसका भी यही बनेगा। देखो k2 है, यदि हम इधर स्क्वायर को उठाएंगे तो इधर क्या आएगा, 1/k1, यही आएगा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, आर नॉट इक्वल।
अब हमें ये बताना है कि के पी और के सी इक्वल ना हो, इनमें से कौन सी इक्वेशन वो हमें ढूंढनी है। हमें पता है जो के पी है, इन दोनों का रिलेशन होगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन जी। ये रिलेशन होता है दोनों के बीच का, के पी और के सी का। हम बात करें डेल एन जी होगा हमारा डेल एन जी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर। एन पी होगा हमारा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यदि हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट की, इक्वेशन फर्स्ट इधर प्रोडक्ट के देखने पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, प्रोडक्ट के हैं 2 और रिएक्टेंट के कितने हैं 2, 1 और 1, 2 माइनस 2 यानी कि 0। यदि हम बात करें सेकंड की, यहाँ पे होंगे 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो यानी कि 2 माइनस 2 0 होगा। यहाँ भी 1 1 2 माइनस 2, यहाँ पे भी डेल एन जी 0, 1 और 1 2 माइनस 1 यानी कि 1, यहाँ होगा 1। अब देखो डेल एन जी तो हमने निकाल लिया, डेल एन जी, यदि डेल एन जी यानी कि ये दोनों क्या है 0, यदि डेल एन जी 0 के इक्वल है, डेल एन जी 0 के इक्वल है, तो यानी कि आर टी, देखो क्या होगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर 0, और किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो ये पूरी टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि के पी इज इक्वल टू के सी। अब ये देखो डेल एन जी जिन भी इक्वेशन में 0 के इक्वल है, यानी कि वो के पी इज इक्वल टू के सी रिलेशन दिखाएगा। तो इन तीनों में यहाँ सेकंड और थर्ड, इन तीनों ऑप्शन में डेल एन जी 0 यानी कि आर टी की पावर 0, आर टी की पावर 0 यानी कि पूरी टर्म 1 के इक्वल, तो के पी इज इक्वल टू के सी। तो हमें बताना है जो इक्वल ना हो, तो इक्वल ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3O2, जिससे हमें देखो 3O2 ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं, रिएक्शन करवा के हमें मिलेगा O3 यानी कि ओजोन के 2 मोल्स। फॉर द अबोव रिएक्शन एट 298 केल्विन Kc इज फाउंड टू बी, Kc की वैल्यू हमें गिवन है, Kc इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 59। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इक्विलिब्रियम पे होगा ये 0.040 मोलर, देन कंसंट्रेशन ऑफ O3, O3 की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है मोलर में, ठीक है, समझ आया। देखो देखो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन कैसे होगा, ये जो इक्वेशन है, जो हमारी कंसंट्रेशन की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही होता हमारा Kc। अब देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट हमारा O3 पावर 2, यदि हम बात करें रिएक्टेंट की तो रिएक्टेंट हमारा O2 पावर 3, यही फॉर्मूला बनेगा। Kc हमें गिवन है, Kc होगी 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 59, ये होगा हमारा Kc। अब हम बात करें O3, O3 तो हमें कैलकुलेट करना है, तो O3 पावर 2, O2 क्या होगा, O2 हमें गिवन है 0.040 की पावर 3, ये हमें गिवन है। हमें O3 निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का। अब इधर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म इधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी कि देखो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 59 इंटू मल्टीप्लाई में जाएगी
0.040 की पावर 3 इज इक्वल टू O3 की स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की पावर 2। अब इसे हम सोल्व करेंगे। ये देखो 4 की पावर 2 होती तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 की पावर 2 यानी कि अच्छा पावर 3 है, सॉरी क्या है पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 16 और 16 और 4 64, तो 3 इंटू 10 की पावर -59 इंटू, अब हम बात करें यहां तो हो गया इसका 64, 4 का कितने पावर 3 है तो कितना हुआ 64। अब 0 है, 0 की क्या होगी 3 बार होगी। अब देखो एक बार 0 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे 2 0, अब इसका फर्दर से स्क्वायर करेंगे तो 4, तो यहाँ पे 0.0000000 इज इक्वल टू O3 की पावर 2। इसे हम देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं कितनी है ये 4 4 8 और 2 10, यानी कि हम लिख सकते हैं 64 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर -10 और इधर है 3 इंटू 10 की पावर -59 इज इक्वल टू O3 की पावर 2। देखो अब इसे हम सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे, क्या है 10 की पावर -10, सॉरी ठीक है, ये तो ये देखो ये 4 है, ये किस में है 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। देखो 3 इंटू 10 की पावर -59 इंटू 64, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे हम, इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू O3 की पावर 2। अब देखो 10 की पावर -10, 4 कम करेंगे तो 10 की पावर -6 रहेगा, 10 की पावर -6 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर -65 हो जाएगा, इंटू 64 इज इक्वल टू O3 पावर 2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 3 6 18 और 19 इंटू 10 की पावर -65 इज इक्वल टू O3। ठीक है, हमें क्या ये तो स्क्वायर है, हमें निकालनी किसकी है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की। स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो क्या करेंगे इधर आ क्या कर देगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 इज इक्वल टू अंडर रूट 192 इंटू 10 की पावर -65। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर देख लेना क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। एक बार आप खुद से देख लेना। सवाल समझ में आया आपको, मेथड समझ में आना चाहिए कैसे है। क्या होगा, जो हमें Kc गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है हमें O2 की, हमें O3 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है Kc का फार्मूला होगा, Kc का फार्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारी O3 है और रिएक्टेंट में हमारी O2 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर कितनी है 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर होगी 3। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, O3 की हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, जो आएगी हमारी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग आर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, 3 इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है N2 + 3H2, जिससे हमें मिलेगा 2NH3, ये सारे इक्विलिब्रियम में है। 2NH3 इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी K1। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी N2 + O2, जिससे हमें मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO, उसकी कंसंट्रेशन होगी K2, ये होगी इक्वेशन सेकंड। बात करें हम इक्वेशन थर्ड की H2 + ½ O2, जिससे हमें मिलेगा H2O, ये होगी हमारी इक्वेशन थर्ड, जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K3। हमें निकालना क्या है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन। जो ये रिएक्शन गिवन है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा
वो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि है 2NH3 प्लस 5/2O2, जिससे हमें मिलेगा 2NO प्लस 3H2O। अब देखो हमें ये इक्वेशन लेके आनी है उन तीनों इक्वेशन से। कैसे लेके आएंगे? देखो पहले ये देखो, इसके लेफ्ट साइड इक्वेशन हमारी है, उसके लेफ्ट साइड क्या क्या है? 2NH3 और 5/2O2। अब O2 इन तीनों इक्वेशन में देखो, O2 तो हमारे लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट है, O2 हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। हमें बात करनी है, ये तो लेफ्ट हो गया, अब ये हमारे लेफ्ट में है 2NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया इधर है राइट साइड में। पहले इसे ही हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। कैसे होगा? देखो, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स कर दे यानी कि 2NH3, जिससे हमें मिलेगा N2 प्लस 3H2। फर्स्ट इक्वेशन को हमने रिवर्स किया है, जिसकी वजह से जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/K1। समझ आया इतना? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में 2NH3 है, इधर भी लेफ्ट साइड 2NH3 है। अब हम बात करें O2, O2 इधर है हमारे पास, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है वहां पे ऑक्सीजन हमें मिलेगा। अब देखो इसे हम कैलकुलेट करें, यदि इसे हम इन दोनों का एडिशन कर दें, एडिशन ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। पहले हमने क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स, अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड का एडिशन। देखो लेफ्ट साइड क्या क्या है, N2 प्लस O2, एक तो हमारे पास है हाफ O2 और एक है O2, 1 यानी कि 1/2 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3/2। ये हो गया हमारे पास है। अच्छा एक मिनट, इधर वाटर को भी देख लो, पहले वाटर को भी बैलेंस कर लेते हैं, इनको ऐड बाद में करेंगे। पहले इक्वेशन थर्ड देखो, देखो इसमें जो राइट साइड है वाटर, ये तो है 1, इसमें कितना है, हमें चाहिए 3। यदि हम इक्वेशन थर्ड को पहले ही सोल्व कर ले, यानी कि इसे हम मल्टीप्लाई कर लें 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3। इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 3H2 प्लस 3/2O2, हमें मिलेगा 3H2O। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसका? क्या था इसका? K3 था। देखो हमने बताया यदि हम किसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन को, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो कहां जाएगी, इसकी पावर में, यानी कि K3 की पावर 3। तो इक्वेशन 3 का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा K3 की पावर 3। इक्वेशन फर्स्ट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा 1/K1। अब हम सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, सेकंड थर्ड फर्स्ट सबको ही कर लेंगे। देखो यदि ऐड करेंगे हम सारी की सारी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ये नहीं जो इसका मॉडिफाइड रूप है ये वाला, थर्ड भी मॉडिफाइड है ये वाला। अब इसे हम ऐड करेंगे। देखो इधर क्या है, जो पहले देखो लेफ्ट साइड हमारे पास 2NH3 और क्या है, ये तो है इक्वेशन फर्स्ट में। अब हम बात करें इक्वेशन सेकंड में, N2 प्लस O2 और ये हमारी होगी थर्ड 3H2 प्लस 3/2O2। इक्विलिब्रियम राइट साइड में क्या क्या है, इधर है N2 प्लस 3H2 प्लस इसमें है 2NO प्लस इसमें होगा राइट साइड में 3H2O। लिख लिया? समझ आया क्या क्या हमने? जो हमारे इक्वेशन फर्स्ट मॉडिफाइड फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट की मॉडिफाइड फॉर्म है उस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और इक्वेशन सेकंड एंड मॉडिफाइड फॉर्म है इक्वेशन थर्ड की, वो इन तीनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करेंगे, जैसे ही हम इन्हें ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म है उनको हमने लेफ्ट साइड में लिख लिया, राइट साइड में जो भी हमने राइट साइड में लिख लिया। अब देखो
N2 से N2 कैंसिल, 3H2 से 3H2 कैंसिल। अब हमारे पास है 2NH3 प्लस O2 और 3/2 O2। देखो O2 के पास कितना है 1 मोल, 1 प्लस 3/2 2, 2 प्लस 3 यानी कि 5/2, 5/2 O2। ठीक है, इधर हमारे पास है 2NO प्लस 3H2O। समझ आया? अब ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये हमने ऐड किया तो देखो इस इक्वेशन की सिमिलर दिख रही है, बिल्कुल सेम है, और हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कैसे आया, तीनों के एडिशन से। अब तीनों का यदि हम किसी इक्वेशन को ऐड करवा रहे हैं यानी कि उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो होगा हमारी इस नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि k होगा हमारा, वो होगा k इज इक्वल टू इन सब का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उन सब का मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन फर्स्ट का है 1/k1, सेकंड का है k2 और थर्ड का है k3। तो ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ आए? क्लियर है? कैसे है देखो, हमारे पास तीन इक्वेशन गिवन है जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट का k1, सेकंड का k2 और थर्ड का k3। हमें एक और फोर्थ इक्वेशन गिवन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि k, उसको हमें कैलकुलेट करना है, क्या आएगा। अब इसके इक्वल लेके आएंगे इन तीनों इक्वेशन को जैसे तैसे करके। देखो सबसे पहले ये देख लेंगे कि राइट साइड जो है वो राइट साइड लेके आएंगे और लेफ्ट साइड है उन चीजों को लेफ्ट साइड रख लेंगे। तो NH3 हमें पता था राइट साइड है, पर इक्वेशन में कैसे किधर है थे लेफ्ट साइड, तो पहले से लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्शन को हमने रिवर्स किया। रिएक्शन को रिवर्स किया तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है वो एज इट इज रखेंगे। बात करेंगे हम इक्वेशन थर्ड की। अब देखो राइट साइड में वाटर मॉलिक्यूल है, वो वहां पे है 1 मोल में, मेन इक्वेशन में जो है वो है 3 में। तो सबसे पहले यदि उसे हम मल्टीप्लाई कर दे 3 से, इक्वेशन को एक जैसे लिख के आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो उसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा वो k3 की पावर 3। अब तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, लास्ट में तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ये वाली इक्वेशन मिलेगी तो हमें इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन तीनों इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि होगा 1/k1 इंटू k2 इंटू k3 की पावर 3। अब देखो ये कहां पे है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 प्लस O2, जिससे हमें मिलेगा 2NO इज K, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K। हमें क्या करना है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, इसके लिए निकालना है। ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, हमें इक्वेशन सेकंड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब हम देखें क्या दोनों एक जैसी दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो है वो है N2 प्लस O2, जिससे हमें मिलेगा 2NO। सेकंड हमारी क्या है, हाफ N2, सॉरी ये क्वेश्चन में एरर है, ये हाफ होगा 1/2 O2। ठीक है, अब देखो 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, जिससे हमें मिलेगा NO। यदि हम इस इक्वेशन को, ये क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड कर दे 2 से, डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, 2/2 यानी कि NO, ये मिलेगा हमें। ये आएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म में 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 मिलेगा हमें NO। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K, बट इसे क्या किया हमने, डिवाइड किया 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √K, जो नया हमारा
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा √2, क्योंकि अगर हम किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या करेगा, √ लग जाएगा वहां पे। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, और यदि क्यूब होगा तो क्यूब रूट। अब क्या करेंगे हम, ये k होगा, ये हमारे इक्वल होगा √k के k डैश, यानी कि इसका जो इक्विलिब्रियम होगा कांस्टेंट k1 वो इक्वल होगा √k के। या फिर इसे हम लिख सकते हैं k डैश इज इक्वल टू k पावर 1/2, ठीक है, k डैश इज इक्वल टू k पावर 1/2। ये कहाँ है हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन हमारी है, देखो हमें जो गिवन है वो ये वाली है, SO2 प्लस O2 2SO3, ये हमें गिवन है 2SO2 प्लस O2, जिससे हमें मिलेगा 2SO3, ठीक है, हैज ए वैल्यू ऑफ 278 एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k, उसकी वैल्यू गिवन है ये, यानी कि k की वैल्यू है हमारे पास 278। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द, जो ये हमें इक्वेशन गिवन है, यानी कि SO3 प्लस, अच्छा सॉरी, SO3 से SO2 प्लस हाफ O2, इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हमने मान लिया k डैश, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। समझ आया, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें गिवन है, k की वैल्यू 278, हमें जो ये इक्वेशन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो पहले हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये है राइट साइड में और इस रिएक्शन में है SO3 लेफ्ट साइड में, तो पहले इसे राइट साइड में लेके आएंगे, तो इक्वेशन ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट को हम करेंगे रिवर्स, इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करेंगे तो 2SO3 हमें मिलेगा 2SO2 प्लस O2, ये मिलेगी हमें। रिवर्स करने के बाद हमें पता है इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि जो हमारा k होगा, अभी तक तो k था, उसका रिवर्स यानी कि 1/k, k की वैल्यू गिवन है तो होगा 1/278, ये हमारी वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इस नई इक्वेशन की। अब ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, यदि हम इसे 2 से डिवाइड कर दे तो इक्वल हो जाएंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि SO3 इक्विलिब्रियम, 2 से 2 कैंसिल यानी कि SO2 प्लस 1/2O2, हमारी नई इक्वेशन ये होगी, बिल्कुल सही है। अब ये इक्वेशन क्या इसके सिमिलर है, इक्वेशन सेकंड की, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है और ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट को मॉडिफाई किया है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। अब देखो इसका अभी तक क्या था 1/278, अब हमने डिवाइड कर दिया तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि 1/√278, ये होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम बात करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है इसका सेकंड इक्वेशन का, जो कि है k डैश इज इक्वल टू 1/√278, ये आएगा हमारा k डैश, जो हमारे सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि k डैश की वैल्यू आएगी 1/√278, इसको आप खुद सोल्व कर लेना क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन यही होगा। समझ आया, क्लियर है, सब में एक जैसे मेथड है, बस ध्यान रखना है इक्वेशन को पहले 2 या 3 कितनी भी इक्वेशन गिवन हो हमें उन सबको इक्वेट करना है, बाद में हम उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा गिवन द रिएक्शन बिटवीन 2 गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय A2 and B2 टू गिव द कंपाउंड AB, ये रहा
A2 प्लस B2 गिवन होगा हमारा 2AB। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन A2, B2 और AB, इन तीनों की हमें कंसंट्रेशन गिवन है। कंसंट्रेशन गिवन है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? Kc की वैल्यू ऑफ ए Kc। हमें पता है जो Kc हमारा है, यानी कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ ए कंसंट्रेशन। तो क्या होगा यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमारा होगा AB, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ AB की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि A2 और B2। Kc की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। AB की हमें गिवन है 2.8 इंटू 10 की पावर -3 पावर 2 अपॉन यहां होगा हमारा A2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -3 और B2 की वैल्यू गिवन है 4.2 इंटू 10 की पावर -3। ये वैल्यू गिवन हमें है। हम यहाँ से Kc की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि बाकी सबकी गिवन है। Kc इज इक्वल टू, अब देखो 2.8 की पावर 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 से 64, 16 और 6 22, 6 5 4 8 7 7.84 इंटू 10 की पावर -6। अब यहाँ पे क्या है, पावर की पावर दे रखी हो तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में होगी, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6, 10 की पावर -6, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.2 से जो कि होगी 12.6 होगा, इंटू बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। -3 और -3 दोनों को प्लस करेंगे हम, कितना होगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 कैंसिल आउट, तो Kc होगी हमारी 7.84 अपॉन 12.6। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारी Kc की वैल्यू आ जाएगी, कर लेते हैं सोल्व भी, 7.84 12.6 कितने पे जाएगा ये, 0.6 पे, 6 6 36, 3 6 2 12 और 3 15, 1 6 1 7, कितना होगा ये 8 2 0, कितने पे जाएगा 2 पे, 12 1 2 2 4 5 और 2, 0.62। Kc की वैल्यू आएगी 0.62, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 2NO, ये याद रखना भाई सब इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1 और K2 किसका है, इस इक्वेशन का, यानी कि इक्वेशन सेकंड, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। व्हाट इज द K फॉर द रिएक्शन, हमें इक्वेशन थर्ड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या होगी देखो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है N2 प्लस O2 2NO, सेकेंड इक्वेशन है 2NO प्लस O2 2NO2, ये हमें गिवन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यहीं पे लिख देंगे कितना है K1 और ये है K2। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब देखो जो हमें थर्ड इक्वेशन है कैलकुलेट करनी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट साइड में क्या है NO2, नहीं लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड NO2 और इसमें इनमें क्या है राइट साइड में NO2, तो सबसे पहले तो इसे हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो सेकंड इक्वेशन को हम रिवर्स करेंगे, 2NO2 2NO प्लस O2, रिवर्स किया तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/K2, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसका। अब हम बात करें NO2 NO2
इधर है 1, इधर है इसके 2 मोल्स। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा NO2 NO प्लस 1/2O2, और अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 1/√K2। समझ आया यहां तक? अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है यानी कि ये वाली, और इक्वेशन सेकंड ये वाली, अच्छा N2 भी यहाँ पे कितना है, हाफ N2, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे भी हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2। ये तो हमने इक्वेशन सेकंड की थी, जिसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आया था वो था 1/√K2। अब हम बात करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की। अब देखो इसमें क्या है, N2 और इसमें इधर N2 किधर है, राइट साइड, इसमें क्या है, लेफ्ट साइड। तो पहले तो रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो 2NO हमें मिलेगा N2 प्लस O2। रिवर्स की इक्वेशन तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/K1। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो N2 है वो है हाफ, हाफ। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड बाई 2। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा NO 1/2 N2 प्लस 1/2 O2। जो अब इस मॉडिफाइड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यानी कि डिवाइड क्या है तो इसका क्या होगा, रूट में आएगा। तो जो नया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा 1/√K1। तो ये तो होगा इक्वेशन फर्स्ट के लिए, वो होगा इक्वेशन सेकंड के लिए। अब हम बात करें, यदि इन दोनों इक्वेशन में राइट साइड है, ऐड कर दें, यानी कि राइट साइड है जो, वो राइट साइड में लिख देंगे, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में। इसका लेफ्ट साइड है NO, इसका लेफ्ट साइड है NO2, इसका है राइट साइड में हाफ N2 प्लस हाफ O2 प्लस इसका है NO प्लस हाफ O2। अब देखो NO लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है, दोनों कैंसिल। इसमें इधर क्या बचा, NO2, और इधर है हाफ N2 प्लस हाफ O2 और हाफ O2, यानी कि कंप्लीट 1 O2। ये होगी हमारी इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन इसके सिमिलर है, NO2 हाफ N2 और O2 सिमिलर है? अब देखो ये तो आया है, ये इक्वेशन आई कहां से है, इक्वेशन फर्स्ट जो मॉडिफाइड फॉर्म है फर्स्ट और सेकंड की, उनके एडिशन से ही है। तो यानी कि जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, और सेकंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट का क्या है 1/√K1 और सेकंड का है K1 1/√K2। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, K इज इक्वल टू 1/√K1 K2, ऐसे लिख सकते हैं। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, 1/K1 K2 का रूट, 1/K1 K2 का रूट 1/2, यानी कि ऑप्शन अच्छा उल्टा लिख रखे, ठीक है, देख लेना। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन HI, जिसे होगा हाफ H2 हाफ I2 8, यानी कि इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि K, उसकी वैल्यू है 8, ठीक है। जो इक्वेशन गिवन है या उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 8। हमें कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो HI इधर फर्स्ट इक्वेशन में HI हमारे लेफ्ट साइड में है, बट जो मेन इक्वेशन जो हमें कैलकुलेट करना है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें HI है राइट साइड में। तो सबसे पहले उसे राइट साइड लेके जाएंगे, यानी कि इक्वेशन को रिवर्स करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करने पर हमें मिलेगा हाफ
H2 प्लस हाफ I2 HI। इक्वेशन को रिवर्स क्या, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा हमारा इनवर्स यानी कि 1/8। ठीक है, अब देखो क्या इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इक्वल है, अभी तो है नहीं। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, H2 प्लस I2 और 2HI। यदि हम किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी टर्म से तो वो उसका क्या जाएगा, स्क्वायर में। यदि 2 से करेंगे तो स्क्वायर में, 3 से करेंगे तो क्यूब हो जाएगी, पावर में जाएगा। तो क्या है 1/8, अब इसकी पावर हो जाएगी 2। ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन का। हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। दोनों इक्वेशन हमारी क्या है, सेम है। इक्वेशन सेकंड और मॉडिफाइड फॉर्म है जो इक्वेशन फर्स्ट की, दोनों हमारी सिमिलर है, यानी कि k डैश इज इक्वल टू 1/8 की पावर 2, 8 की पावर 2 क्या होगी 64, यानी कि 1/64, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। देखो इसके लिए है K1, इस यानी कि इक्वेशन फर्स्ट है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1, जो सेकंड इक्वेशन होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K2। ठीक है, इनके बीच का हमें रिलेशन बताना है। दोनों देखो जो हमारी इक्वेशन गिवन है सबसे पहले उन्हें इक्वेट करेंगे हम। इधर देखो इस इक्वेशन में तो NO2 हमारे राइट साइड है, सेकंड इक्वेशन में NO2 लेफ्ट साइड है। पहले तो इन्हें हम इक्वल करेंगे, सेम डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को ही चेंज कर लेते हैं, इसे हम रिवर्स करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो NO2 NO प्लस हाफ O2। इक्वेशन रिवर्स की तो इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा 1/K1। समझ आया इतना। क्या करना है, अब देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये है सेकंड, क्या है सेम है, अभी तो सेम है नहीं, बट इसे हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो देखो 2NO2 2NO प्लस O2, ये होगी हमारे पास इक्वेशन। मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी पावर में जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 पावर में जाएगी, यानी कि 1/K1 की पावर 2। अब हमने देखो ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है और मॉडिफाइड इक्वेशन फर्स्ट है, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका जो यानी कि K2 हमारा इक्वल होगा इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो कि होगा K1/K1 का स्क्वायर, 1/K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन्स CO2 एट प्रेशर। ये प्रेशर गिवन है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम है 20 लीटर, प्रेशर गिवन है हमें 0.4 एटमॉस्फेरिक, एंड एन एक्सेस ऑफ SRO नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसका तो हम वॉल्यूम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज। अब क्या हुआ, जो कंटेनर है इसका हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो कंटेनर की वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 इज मैक्सिमम। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है जब उस पर मैक्सिमम प्रेशर लग रहा हो, और जो कि प्रेशर गिवन है 1.6 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, कोई कंटेनर है उसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम दे रखी है पहले, वो है 20 लीटर, 20 लीटर और प्रेशर लग रहा है उस पर 0.4 एटमॉस्फेरिक। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, कितना 400 केल्विन। देखो अब ये है सॉलिड फॉर्म में, इसने कहा जो इसका वॉल्यूम होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका हम नेग्लेक्ट करेंगे, अब क्या होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगी। इसको हमने
0 मान ले तो वॉल्यूम क्या होगी, पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज होगी। अब क्या होगा, अब हमें बताना है जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी कंटेनर की, जो मैक्सिमम वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है जहां पर मैक्सिमम प्रेशर लग रहा हो, और जो प्रेशर होगा हमारा Kp इज इक्वल टू 1.6 एटमॉस्फेयर। पहले इतने प्रेशर पे इतने वॉल्यूम थी, अब हमें बताना है इतने प्रेशर पर कितनी वॉल्यूम होगी। देखो टेम्परेचर यहाँ पे है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यदि हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इसे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू है 0.4, V1 की है 20 लीटर इज इक्वल टू P2 यानी कि ये 1.6 इंटू V2 हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा जब इतना प्रेशर लगे। ये क्या हुआ, ठीक है, V2 निकालेंगे तो 1.6 के नीचे आ जाएगा, तो 0.4 इंटू 20 अपॉन 1.6, यही होगा ना, पॉइंट से डेसिमल कैंसिल, 4 से 4 से ये 5 यानी कि 5 लीटर। V2 यानी कि हमारा वॉल्यूम होगा 5 लीटर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन 1.6 इंटू 10 की पावर 12 देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। देखो हमें क्या है, कोई भी रिएक्शन है उसका हमें इक्विलिब्रियम यानी कि कोई इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होगी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 की पावर 12, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। इक्विलिब्रियम किधर होगा, किसका ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, फिर दोनों का इक्वल होगा, ये हमें बताना है। देखो यदि हमारे ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर 12, ये हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि रिएक्शन किसके मतलब किसमें ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम सिस्टम में। तो देखो ये क्या है, Kc कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा हमारा। अब देखो Kc की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर 12 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। यदि हम इसे इधर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कुछ इस टाइप से होगा 1.6 इंटू 10 की पावर 12 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब बताओ, खुद देख के बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ A यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रही है फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। देखो कैसे दिखने में आप सोच रहे हो कहीं A की ज्यादा ना हो, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये A की ज्यादा नहीं हुई, ये हुई है B की ज्यादा, B की A के तो इक्वल है ही, साथ में मल्टीप्लाई इसकी भी है, यानी कि और ज्यादा हुई है। यदि हम बात करते कंसंट्रेशन A की, A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाता, 1.6 इंटू 10 की पावर 12। कुछ इस टाइप से होती है हमारी कंसंट्रेशन किसकी, A की, रिएक्टेंट की ये दिख रही है आपको, प्रोडक्ट की ये दिख रही है। अब बताओ किसकी ज्यादा लग रही है, यानी कि प्रोडक्ट की ज्यादा लग रही है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो हमारा प्रोडक्ट का होगा ज्यादा, ना कि रिएक्टेंट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हेबर प्रोसेस यानी कि अमोनिया की फॉर्मेशन 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन वर टेकन फॉर रिएक्शन विच इज ओनली 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। हेबर प्रोसेस
यानी कि N2 प्लस H2 2NH3, ये हो गया यहाँ पे प्रोसेस यानी कि अमोनिया की फॉर्मेशन। इन्होंने कहा अमोनिया 30 लीटर, इसका भी 30 लीटर। डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो है 30 लीटर। इन्होंने कहा रिएक्शन में गिवन है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो 50% ही होगा, 50% होगा। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर अंडर द अफोरसेड कंडीशन इन द एंड। क्या होगा इसका मतलब, इन्होंने कहा है जो इक्वेशन जो इससे क्वेश्चन में ऊपर गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन देखना है, जो वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बताना है। क्या होगा, हमें इसकी रिमेनिंग वॉल्यूम होगी वो कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले ये देखो इनका हमें मोल देखेंगे, रेशियो देखें 1, इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, यही है। यदि हम बात करें 30 लीटर 30 लीटर 30 लीटर है डाई हाइड्रोजन के लिए, है डाई नाइट्रोजन के लिए, बट डाई हाइड्रोजन के लिए 30 लीटर है। ये कितने हैं, डाई हाइड्रोजन भी कितने हैं 3, तो कितनी वॉल्यूम की हमें नीड होगी 30 × 3 यानी कि 90 लीटर इतनी चाहिए होगी। यानी कि 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन, जो हमारा डाई नाइट्रोजन होगा वो कंज्यूम करेगा कितना, देखो इसके पास 30 होगा, ये 30 को ही कंज्यूम कर सकता है, 30 होगा, बट इसके है यहाँ पे 3 डाई हाइड्रोजन है, उन्हें टोटल नीड होगी 90 लीटर की। तो क्या होगा यहाँ पे, अब 30 है तो इसका कितना जाएगा 10 लीटर जाएगा, इसका 10 लीटर जाएगा और इसका कितना जाएगा 30 लीटर। जो 10 लीटर होगा N2 का वो कंज्यूम करेगा 30 लीटर H2, 3H2 है, ठीक है। तो यानी कि इसका तो 10 गया है और इसका 30 चला गया, 30 कंज्यूम हुआ, इसका 10 कंज्यूम हुआ। क्योंकि ये 30 कंज्यूम नहीं करवा सकता, इसके लिए चाहिए होंगे 90। अब 90 तो है नहीं, है ही कितने 30, तो ये अपना 10 देगा, इसका 3 टाइम्स ज्यादा है तो ये क्या जाएगा 30 चला जाएगा। तो 10 लीटर नाइट्रोजन के और 30 लीटर हाइड्रोजन के, ठीक है। अब देखो एक मिनट, यदि हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया के कितने जाएंगे, अब इसके 10 गए हैं, इसके 30 गए हैं, यानी कि 1 मोल है, 1 मोल वाले के कितने गए हैं 10 लीटर मोल, 3 मोल 30, अब 2 मोल अमोनिया के कितने जाएंगे 2 × 10 यानी कि 20 लीटर, अमोनिया का जाएगा 20 लीटर, 20 लीटर कंज्यूम होगा। इन्होंने कहा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो 50% ही प्रोडक्ट मिलेगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन में रहेगा वो हमें नहीं मिलेगा। अब इसका हम 50% कैलकुलेट करेंगे, 20 तो हमें लगाएंगे, 20 हमें ऐसा इसका कंज्यूम होना था, बट कितना मिलेगा हमें प्रोडक्ट 50%। देखो 20 × 50% यानी कि 50/100, 50/2 यानी कि 10, एक्चुअल में 10 लीटर क्या होगा कंज्यूम होगा यहाँ पे, या फिर हम कहें 10 लीटर की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने अमोनिया का कैलकुलेट किया है, हमें अमोनिया का हुआ 10 लीटर। वैसे तो ऑप्शन तो देख के ही निकल के आ गया बी, बट इनका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि ऑप्शन एक और में गिवन होता 10 लीटर, तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन के वॉल्यूम देखेंगे हम। यदि हम बात करें इसका कितना 10 लीटर, ये तो हमें लगा है कि 10 लीटर, बट कितना 50%, एक्चुअल का कितना 50%, एक्चुअल का 50 यानी कि 10 × 50/100, 50/2, 2 से 5, यानी कि कंज्यूम हुआ कितना 5 लीटर, है कितना 30 लीटर, तो रिमेनिंग कितना होगा 30 - 5, 30 - 5 यानी कि 25 लीटर, 5 लीटर कंज्यूम हुआ, 25 लीटर रिमेनिंग है। बात करें हम डाई हाइड्रोजन की, डाई हाइड्रोजन में कितना हुआ है हमें 30 लीटर, ऐसा तो हमने रिएक्शन से किया है कि 30 लीटर कंज्यूम होगा, बट एक्चुअल में होगा कितना 50%। अब 30 का 50% हम निकालेंगे 50/100, 2 से 15 यानी कि 15 लीटर कंज्यूम होगा,
15 लीटर कंज्यूम होगा। 15 लीटर कंज्यूम हुआ तो रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा, है कितना 30, कंज्यूम हुआ 15, तो रिमेनिंग पोर्शन होगा हमारा 15 लीटर। डाई हाइड्रोजन का रिमेनिंग पोर्शन 15 लीटर, इसका 25 लीटर, और हमारा अमोनिया का 10 लीटर कंज्यूम होगा, 10 लीटर रिमेनिंग रहेगा। 10 लीटर की फॉर्मेशन होगी, सॉरी प्रोडक्ट की तो फॉर्मेशन होगी, 10 लीटर फॉर्मेशन होगी और 10 लीटर हमारा रिमेनिंग रहेगा। तो देखो अमोनिया 10 लीटर, नाइट्रोजन हमारा 25 और हाइड्रोजन हमारा 15 लीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी मिलेगा हमें C प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के ये है रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट की हमने कर दी यानी कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के पर क्या इफेक्ट होगा, के पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये कह सकते हम, अगर हमसे पूछा होता कि हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो हमारी डायरेक्ट मतलब यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ये बता सकते थे हम। बट यहाँ पे कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस पर क्या इफेक्ट होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि अनचेंज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो यदि हम बात करें डेल जी, सबको पता ही है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, सबको पता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमसे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही बात की है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल जी हमारा 0 के इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल जी 0 के इक्वल होगा, तो ये तो हमारी 0 टर्म होगी। अब बात करेंगे हम डेल जी नोट, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, इधर जाएगी तो प्लस में है तो माइनस में जाएगी, यानी कि माइनस आर टी एल एन के सी, ये तो है क्यू सी है रिएक्शन कोएफिशिएंट, किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। बट इक्विलिब्रियम रिएक्शन यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वहां पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे यानी कि के सी। अब बात करें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वहां पे लॉग की फॉर्म में लिख रखा है तो हमें पता है लॉग की फॉर्म में लिखना होगा, तो डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 टी एल लॉग के सी, ये होगा हमारा। अब इन्होंने के सी को के से रिप्रेजेंट किया है, ये इसकी वैल्यू लिखी है 2.30 तक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सबको पता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, ये हमें इक्वेशन गिवन है N2 प्लस 3H2 जिससे फॉर्मेशन होगी हमारी अमोनिया की 2NH3, डेल H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी हमें गिवन है माइनस Q किलो कैलोरी पर मोल। डेल H की वैल्यू है किस में है, नेगेटिव में है, ये ध्यान रखना, यही से हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन का। रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए किस इनमें से कौन से ऑप्शन है जिनको फेवर करेगा। अब देखो डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव, या फिर हम कहें यहाँ पे होगी एनर्जी डेल, अच्छा सॉरी डेल एच नेगेटिव गिवन है, डेल एच नेगेटिव गिवन है लेस देन 0, किसमें होती है ये होगी हमारी एक्जोथर्मिक प्रेशर, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ यहाँ पे डेल एच होगा हमारा, सॉरी क्या है यहाँ पे डेल एच होगा हमारा नेगेटिव वैल्यू यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन। डेल एच कहाँ पे नेगेटिव होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या देखा था, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हमने देखा था यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन में, यदि हम डिक्रीज करेंगे तो वो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन में, और हमें भेजना कहाँ है
फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करवानी है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, लो टेम्परेचर ये चाहिए हमें। अब देखो यहाँ पे लो टेम्परेचर किधर है, ये रहा लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर, इसका भी कॉन्सेप्ट देख लो यहीं पे, हाई प्रेशर, क्या ये सही है ये वाली टर्म, हाई प्रेशर, यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, किधर शिफ्ट होगी रिएक्शन, रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, लेस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, लेस नंबर ऑफ मोल्स। अब इधर कितने हैं, 1 और 3 4, इधर कितने 2, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। वही क्वेश्चन है जो लास्ट था हमारा क्वेश्चन। देखो डेल एच यानी कि -x किलो जूल, यानी कि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वही टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, और इन्होंने यही कहा है कि मैक्सिमम फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट की, ना कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की। तो यानी कि लो टेम्परेचर, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर उधर होगा, क्या है 1 और 1 2 और ये 1, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या है लेस नंबर ऑफ मोल, हाई प्रेशर शिफ्ट होगा लेस नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि प्रेशर हाई टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई ये तो टेम्परेचर भी आई है, प्रेशर हाई टेम्परेचर कम, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डेल एच फॉर द रिएक्शन x2 + 4y2, जिससे हमें मिलेगा 2xy4 इज लेस देन 0, लेस देन 0, यानी कि डेल एच इज इक्वल टू नहीं सॉरी लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू, 0 से कम यानी कि नेगेटिव वैल्यू। फॉर्मेशन ऑफ xy4 विल बी फेवर्ड, हमें रिएक्शन इस साइड में करनी है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वही होगा जो लास्ट क्वेश्चन में था, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन BaO2 जिससे हमें मिलेगी BaO बेरियम ऑक्साइड प्लस O2, डेल H यहाँ पे है पॉजिटिव, चेंज इन एंथैल्पी अब की बार यहाँ पे गिवन है पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर देखो प्रेशर उधर शिफ्ट होगा जिधर क्या होंगे हाई प्रेशर, यानी कि जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उधर होगा हमारा यहाँ पे शिफ्ट। और हमें हमसे पूछा है प्रेशर डिपेंड किस पे होगा, अब प्रेशर डिपेंड होगा हमारे टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन हमारी रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही O2 की फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल एडिंग हीट टू ए सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड की फॉर्मेशन है, इस टाइप से इक्विलिब्रियम है दोनों के बीच में। यदि हम बात करें यहाँ पे हमने हीट ऐड किया, यानी कि टेम्परेचर देंगे, सॉलिड हमारे पास उसे हम टेम्परेचर देंगे, क्या होगा वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि रिएक्शन किधर गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम टेम्परेचर देंगे यानी कि सॉलिड का काम क्या है, जैसे टेम्परेचर मिलेगा लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा, किधर हुई रिएक्शन सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्जन होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम बात करें कौन सा सही इसके लिए, टेम्परेचर टू इंक्रीज, नो, टेम्परेचर टू डिक्रीज, ऐसा कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, लिक्विड की अमाउंट डिक्रीज क्यों होगी भाई, नहीं होगी, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, सॉलिड की अमाउंट डिक्रीज होगी, कैसे होगी देखो यहाँ पे हमारे पास आइस है,
ये हमारे पास आइस है, ठीक है, इसे हम हीट देंगे, हीट देंगे तो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, जैसे जैसे हीट देते जाएंगे कन्वर्ट होता चला जाएगा लिक्विड फॉर्म में। किसकी अमाउंट डिक्रीज हुई, सॉलिड की या फिर लिक्विड की? सॉलिड मटेरियल की अमाउंट कम हुई ना, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए ली चैटलियर प्रिंसिपल? देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेस पर ये जो कौन सी जो इंफॉर्मेशन है जो ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड, क्या ऐसा हमने डिस्कस किया था ली चैटलियर प्रिंसिपल में? नहीं किया। और मेनली हम डिसोसिएशन हम पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में डिसोसिएशन का कोई काम नहीं। एंट्रोपी चेंज इन ए रिएक्शन, हमने कहीं देखा था ली चैटलियर प्रिंसिपल में एंट्रोपी का चेंज? बिल्कुल नहीं देखा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हर इक्वेशन में है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही है, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी। या फिर हम बात करें, देखो हमें क्या था, किधर रिएक्शन शिफ्ट होगी, ये हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। तो इसमें यही है कि हमें डायरेक्शन बतानी है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल से बताता है, प्रेशर हाई करेंगे लो करेंगे तो किधर शिफ्ट होगा, वॉल्यूम हाई होगा लो होगा तो किधर शिफ्ट होगा, या फिर बात करें कंसंट्रेशन ज्यादा है कम होगा तो किधर शिफ्ट करेगा। यानी कि ये जो हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल है ये डायरेक्शन बताएगा रिएक्शन की किधर शिफ्ट करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी इसके कोई ये एग्जाम्पल नहीं है या फिर कहें डिफाइन नहीं कर रहे। तो आज की क्लास यहीं तक हमने किए, यहाँ पे नीट PYQ। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं नीट PYQ में, जिस भी चैप्टर से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, जिससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उनपे जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सेम टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और समझ में भी आने लगेगा। खुद करोगे ना, जितने क्वेश्चन खुद से करते जाओगे उतनी आपको उनकी शॉर्ट ट्रिक भी खुद ही निकाल लोगे, दूसरों की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करो, जितना हो सके उतना करो, कहीं से भी करो, जहां से मिल जाए वहां से कर लो। नीट वाले ये मत समझो कि हम जेई मेंस के क्यों करें, जेई वाले ये मत समझो हम नीट के क्यों करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतना करनी है। तो आपका कॉन्सेप्ट भी उतना ही क्लियर होगा और आपका हाथ भी साफ होगा कि न्यूमेरिकल हम कैसे कर सकते हैं। देखो एक तो कॉन्सेप्ट दिमाग में हो, उससे कोई ज्यादा फर्क होना चाहिए, वो एक जरूरी बात है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, पर उस एकले कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन होंगे नहीं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन होंगे नहीं, तो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कल के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जेई मेंस के PYQ के साथ।